रहेगा ना पूरे पानी में, गुस्सा होकर बैठे नहीं, मैं नहीं पी लूंगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ पढ़े, जब पढ़े हो मुझे एक टॉपिक बताओ, अंकल जी पूछो। इस बार इस द्रव का जो वाष्प दाब है, इस बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और पार्ट 1 आप लोगों ने विलियन का देख ही लिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। विलियन के पार्ट 1 में हमने बात की थी मोल प्रभाव, लास्ट टॉपिक था, उसके बाद वीडियो लास्ट थी, मतलब कि एंड हो गई थी। अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा पूरा सोल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, जो भी इंपॉर्टेंट को नोट करते रहना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि रिवीजन कर सको। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा है विलियन के पार्ट 2 में टारगेट 95 का। याद करते हुए याद कर लेना, टारगेट नहीं भूलना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है, हेनरी का नियम। बोल रहा है इस नियम के अनुसार किसी विलियन की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। बोल रहा है कि अगर हम किसी भी विलियन में प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल अगर तुम पानी में डिप कर दोगे, पानी में जब डिप करोगे तो डूबेगा तो नहीं, ऊपर ही रहेगा। उसके बाद तुम प्रेशर लगाओगे तो पानी के अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिप हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी पानी की सोल्युबिलिटी नहीं थी वाटर उस फुटबॉल को घोलने के लिए, पर जब हमने प्रेशर लगाया तो पूरी तरह क्या हो गया, घुल गया। और यही काम आता है क्या, इसी में कौन सा नियम लगता है, हेनरी का नियम। तो वही बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन की विलेयता, अगर हमें किसी विलयन की विलेयता बढ़ानी हो, वो सोल्युबल ना हो और उसको हमें सोल्युबिलिटी में लाना हो, मतलब उसे विलय करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें प्रेशर लगा देंगे। जब हम प्रेशर लगा देंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लिखा है विलेयता प्रोपोर्शनल दाब, अगर विलेयता बढ़ाएंगे तो दाब भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाएंगे विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सोल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे देखना है, जब प्रोपोर्शनल आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो एस हटा कांस्टेंट क्या आ गया, KH, इसका क्या हो गया, KH T। P क्या है हमारा, दाब है। S क्या है, सोल्युबिलिटी है। KH क्या है, KH हमारा हेनरी नियतांक, KH क्या है हमारा, हेनरी नियतांक। अब हम आगे बात करते हैं इसके सेकंड डिफिनेशन की। दूसरा है, बोल रहा है किसी विलयन का दाब विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर हम बोले कि किसी विलयन का दाब विलेयता, हम लोग हेनरी के नियम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी विलयन का दाब विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, अगर किसी विलयन में हम दाब लगा रहे हैं तो किसके समानुपाती होगा, उस विलयन के विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो P प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH, और यहाँ क्या आ जाएगा, X है। X है क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, और KH क्या हो जाएगा, हेनरी नियतांक। ये था हमारा हेनरी का नियम, सिंपल सा है, एक लाइन में याद कर लो कि विलयन विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती। हेनरी के नियम अनुसार विलयन विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती। या फिर किसी विलयन का दाब विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये याद कर लो, याद करना, लिखना है, याद होना चाहिए, चाहे ये वाला याद करो, चाहे फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे क्या बात करनी है, तो पहले इसको नोट कर लो, इसके आगे भी चलते हैं हम लोग। हेनरी के नियम के बाद आता है हमारा डायरेक्ट राउल्ट का नियम। हेनरी, देखो इस वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा नहीं, पर या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में नहीं कवर हो पा रहे हैं, वो तो है शॉर्ट्स वीडियो में आती रहेंगी, उनकी भी वीडियो देखते रहो, बाइनरी रिएक्शन भी आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते रहेंगे। ठीक है, तो राउल्ट के नियम में बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बोले जो विलयन का वाष्प दाब है, अब एक शब्द यहाँ पे आ रहा है क्या, वाष्प दाब। ये वाष्प दाब क्या है, पहले ये हमें जानना है। ठीक, फिर बोल रहा है विलायक के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज तुमको पता है, विलायक बोला तो विलायक की मोल संख्या बटे विलयन के कुल मोल संख्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखा है PS इक्वल टू X, विलायक का मोल प्रभाज, इसको हमने डिनोट कर दिया X से। तो PS इक्वल टू यहाँ से प्रोपोर्शनल लगेगा, जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट P0 आ जाएगा। ठीक है, अब वाष्प दाब क्या है, तो वाष्प दाब देखेंगे कि स्थिर ताप पर द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था। बोला स्थिर ताप मतलब टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, द्रव तथा वाष्प जो लिक्विड है और जो द्रव है तथा वाष्प की जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प का दाब। ठीक है, मान लो कोई टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया हमने, पानी को रखा, वो कांस्टेंट पे उबल रहा है, मतलब रख दिया मैंने। ठीक है, कांस्टेंट है, और वहां का प्रेशर जो है, जो वेपर प्रेशर, वो द्रव की सतह क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है। द्रव की सतह क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है, और वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो बोला स्थिर ताप पर द्रव तथा वाष्प की साम्यावस्था, मतलब दोनों अवस्थाएं क्या इक्वल है। ठीक है, साम्यावस्था
में द्रव की सतह पर वाष्प का दाब। ठीक, क्या होगा कि बोल रहा है जब दोनों समान अवस्था में है तो द्रव की जो सतह है उसके ऊपर जो वाष्प का दाब लग रहा है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। एक नोट पॉइंट है कि विलयन का वाष्प दाब पीएस से लिखते हैं तथा शुद्ध विलायक या विलेय का वाष्प दाब किससे लिखेंगे, पी नॉट से। जैसे अगर बोले वाटर का वाष्प दाब कितना होगा, जल का वाष्प दाब, तो लिखोगे पी नॉट। चीनी का वाष्प, मैंने कोई और लिक्विड ले लिया, एथेनॉल ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसका वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट। ठीक है, जब शुद्ध है जिसमें कुछ अभी हमने मिलाया नहीं है। अब हम तुमसे बोल देंगे हम कोई दो कंपाउंड उनको आपस में मिला दे, मिलाने के बाद क्या वाष्प दाब होगा, तो क्या हो जाएगा, पीएस। जब सॉल्यूशन बन गया तो जो वाष्प दाब होगा क्या हो जाएगा, पीएस। और जब शुद्ध रहेगा, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करा रहेगा, वो क्या हो जाएगा, पी नॉट। ठीक है, समझ में आई इतना। इसके आगे भी टॉपिक बहुत सारे, इसलिए थोड़ा जल्दी खींचना है क्योंकि ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना बने और उबाऊ ना हो। तो ये नोट कर लो, इसके आगे और आते हैं, बहुत सारे करो। तो अगर राउल्ट के नियम का दूसरे शब्दों में बोला जाए तो उतना नोट कर लिए थे। इसके बाद अब आगे आते हैं, राउल्ट के नियम को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो दूसरे शब्दों में है कि किसी ताप पर विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये सिंपल डिफिनेशन एक लाइन की है, याद हो जाएगी आराम से। बस करना क्या है, किसी ताप पर विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ये याद रखो, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मूल प्रभाज क्या होती, बराबर। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा, विलेय का मूल प्रभाज होगा विलेय मूलक संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलक संख्या। ये हो जाएगा, ये तुम्हारा राउल्ट का फॉर्मूला आ गया, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला आ गया, ये तुम्हारा राउल्ट के नियम का फॉर्मूला है। पर ये सभी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब तुम हर एक क्वेश्चन को रख के आंसर नहीं ला सकते क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तन और सांद्र विलयन के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाया गया था, ये फॉर्मूला निकला था, पर इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं आंसर डिफेक्ट आ जाता है, तो इसके लिए गणना, मतलब राउल्ट के गणना के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाया गया है, तो उसको हम लोग करते हैं। उसका क्या है, राउल्ट का गणना सूत्र क्या है, राउल्ट का गणना सूत्र। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, राउल्ट गणना सूत्र जब निकालेंगे तो तन और सांद्र दोनों विलयनों के लिए क्या होगा, लागू होगा, मतलब तुम किसी में रख के उसका आंसर निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है हमें, बस ये हमारा जो था नोट करना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इतना कर लिया। इसका हमें क्या करना है, एक बार इन्वर्स कर देना है, दोनों तरफ दोनों पक्षों क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे। जब इन्वर्स करेंगे तो हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ये हो गया। अब इसका एन जो है ये दोनों के साथ है, ये डिनोमिनेटर का जो एन है ये दोनों के साथ है, इनको अलग अलग कर दो, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ये जब एन वन कट जाएगा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये प्लस को किसमें आ जाएगा, माइनस में। ये प्लस का जो वन है इधर प्लस में, इधर किसमें आ जाएगा, माइनस में। इक्वल किस साइड लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ये हो गया। अब इसके नीचे हम मान लिए वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी नॉट का हो जाएगा पी नॉट माइनस इसका वन से कराएंगे पी नॉट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन नीचे मतलब हर का हर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। ये हो गया। पी नॉट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा, पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। हमने सबसे पहले क्या किया था, इसका इन्वर्स किया था ना, इसको हम फिर से इन्वर्स करेंगे। अब मतलब कि अब पहले हमने इन्वर्स किया था, इसको फिर से इन्वर्स कर देंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये राउल्ट का नियम का असली फॉर्मूला है, मतलब कि ये सांद्र विलयन और तन विलयन के लिए सबके लिए एप्लीकेबल, इसको तुम कहीं भी रख सकते हो। जहां पर जो स्मॉल एन है, ये स्मॉल है, स्मॉल एन ये क्या है, विलेय मूलों की संख्या। क्या है ये, विलेय मूलों की संख्या।
ठीक है। और जो कैपिटल एन है ये क्या है, विलायक की मोलक संख्या। क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। जो कैपिटल एन है क्या है, विलायक की मोलक संख्या है। तो अगर एक बार हम इसमें थोड़ा विलेय मोलक संख्या विलायक मोलक संख्या को पुट करें तो क्या होगा, तो हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा। चलो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसके अंदर। अगर हम तुमसे बोले कि विलेय मोलक संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, तो विलेय मोलक संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय मोलक संख्या का फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू स्मॉल w विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। यही होगा ना। अब कैपिटल एन का अगर हम पूछे तो कैपिटल एन का होता है कैपिटल एन इज इक्वल टू विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। मतलब हमने कहा था विलायक के लिए कैपिटल अल्फाबेट लेते हैं, उसके लिए स्मॉल लेते हैं। इन दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो हमें क्या मिलेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू, इसका रखेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार। इसका रखेंगे तो भार बटे अणुभार होगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा अणुभार। तो हमें ये एक नया फॉर्मूला मिलेगा क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, भार बटे अणुभार, अणुभार बटे भार। ये क्या है, विलेय का, जितने भी स्मॉल है विलेय के लिए, जो कैपिटल वो विलायक के लिए। ये क्या है, विलेय का भार, ये क्या है विलायक, विलेय का अणुभार, ये विलायक का अणुभार, ये विलायक विलेय का भार। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक या विलेय का वाष्प दाब है। तो ये क्वेश्चन में ये सब वैल्यू पता रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारा राउल्ट के नियम के बाद आता है हमारा आदर्श विलयन। कैसा विलयन, आदर्श विलयन। कैसा विलयन, आदर्श विलयन। दूसरा पूछ लेंगे आदर्श विलयन क्या है, तो सिंपल सी भाषा में याद रखो, आदर्श विलयन क्या होता है, जो ताप और सांद्रता, जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, मतलब कैसी भी कंडीशन है, सभी परिस्थितियों में जो राउल्ट के नियम का पालन करती है, जो राउल्ट के नियम का पालन करती हैं, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। मतलब आदर्श विलयन वे होंगे जो ताप और सांद्रता की किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, उसमें ये क्या करेंगे, जो राउल्ट का नियम है वो उसके, जो राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं या फिर जो राउल्ट के नियम की प्रॉपर्टीज, उनका पूरी तरह पालन करेंगे, इनसे पीछे ये नहीं हटेंगे। तो ये विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। और एक बात जान लो, आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती है। मतलब कि हम कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं होगा, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं होगा, कोई ऐसा विलयन नहीं होगा जो हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे उसके अंदर कोई डिफरेंस, मतलब परिवर्तन न हो। ऐसा तो हो सकता है ना कि हम अगर उसकी सांद्रता में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, उसके वैल्यू मतलब आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। मतलब अगर एक तरह से कहा जाए तो इसे माना गया विलयन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो यहाँ पे रियल लाइफ में है नहीं, कि हम उसमें ताप और सांद्रता को अगर परिवर्तित करें फिर भी राउल्ट के नियम का पालन करेगा, तो ऐसा ये नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना नोट कर लो पहले। इसके बाद अभी आगे भी है, इसके बाद आगे क्या क्या बचा है, आगे बचा है हमारा अगला टॉपिक क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इसके न्यूमेरिकल और वान टॉप गुणांक, ये बचा है। इसके बाद हम लोग चैप्टर के नजदीक है, इतना नोट कर लो। इसके आगे हम लोग आते हैं, इतना पढ़ लिए बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारा राउल्ट के नियम की बात क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परास्पर्धा। पहले इन तीनों टॉपिक को क्लियर करना, उसके बाद आगे। तो अगर तुमसे बोला जाए कि क्वथनांक का उन्नयन, तो अगर इन शब्द को देखो जरा क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है बढ़ना, और हिमांक का अवनमन, अवनमन मतलब क्या होता है घटना। मतलब कि अगर हम कोई लिक्विड ले, मतलब कि कोई विलयन ले, मतलब कोई विलय और विलायक ले, उनको हम आपस में मिलाएं, मिलाने के बाद अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो मतलब वो क्या हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया। और अगर वो टेम्परेचर घट जाए तो क्या हो गया, हमारा हिमांक का अवनमन होगा। तो सबसे पहले शब्द हमारा जो आ रहा है क्वथनांक, कि क्वथनांक क्या होता है, तो सिंपल डिफिनेशन है कि किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब कि कोई हमने अगर द्रव ले लिया है, किसी बर्तन में द्रव ले लिया है, तो इसका वह ताप जो इसका वाष्प दाब होगा, क्या हो, वाष्प दाब जो होगा, वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय वाष्प दाब की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा क्या, क्वथनांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विलयन का क्वथनांक कहलाएगा, कि जिस ताप पर इसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, ये हमारा हो गया क्वथनांक। अब हमसे बोल रहा है क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक होने मतलब क्वथनांक इसमें बढ़ रहा है।
तो क्वथनांक का उन्नयन सबसे पहले हम लोग क्या निकाले हैं, क्वथनांक मतलब हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर का देखा जाए तो उन्नयन तो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। तो इसमें हमारे दो शब्द आते हैं। पहला क्या होता है कि क्वथनांक का उन्नयन का डिनोट क्या है हमारा, डेल्टा टी। क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। डेल्टा टी मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे एक हाथ में जो है लिक्विड रखा हुआ विलायक जल है, ठीक, और दूसरे हाथ में हमने रख लिया निरमा, वही निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वही वाला निरमा, सफेदी की झंकार। तो एक हाथ में हमारे क्या है, वाटर है, दूसरे हाथ में क्या है हमारे पास, वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। अगर इसको हम लिक्विड में मिलाएंगे तो इस वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं, वो उबलने लगेगा, पर 0.2 0.1 इतना टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसकी वजह से। तो जो ये बढ़ गया, पहले लिक्विड ये विलायक था, ये हमारा विलेय है, जब हमने इसको मिलाया, मिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ा ना, मिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ा, जब मिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ा मतलब विलेय का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, विलायक का टेम्परेचर क्या था और विलेय का टेम्परेचर पहले क्या था, कम था, पहले टेम्परेचर क्या था, कम था। तो इसमें जब निकालेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो लिखेंगे टी, टेम्परेचर किसका, विलियन का, किसका टेम्परेचर, विलियन का टेम्परेचर, माइनस करेंगे क्या मिलाया था, विलेय अब मिलाएंगे या फिर विलायक का जो टेम्परेचर ले लेंगे, हम ले लेंगे टेम्परेचर किसका, विलायक का। कि पहले जल का जो ताप था वो उसके बाद जब हमने मिला दिया, मिलाने के बाद जो ताप बढ़ गया उसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमारा जाए क्वथनांक का उन्नयन। पहला तो ये हो गया सिंपल सा, तो इसकी डिफरेंस बना सकते हो कि विलयन तथा विलायक के तापों का अंतर क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अब हम आगे बात करें इसकी और डिफिनेशन कैसे निकालेंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, सिंपल सी भाषा में याद रखो कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है मोलरता के समानुपाती होता है। इसके मोललता, ठीक है। जो क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा टी, और इसको और अच्छे लिखने हम लोग लिख देते हैं बी। क्या लिख देते हैं, बी मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बी मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग के लिए यूज करेंगे क्योंकि हिमांक में भी हम डेल्टा टी ही यूज करेंगे। तो जो डेल्टा टी है उसको तुम बोल सकते हो ये मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल मोललता, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो क्वथनांक का उन्नयन मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती होता है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, केबी, एक कांस्टेंट आएगा जरूर। और मोललता क्या डिनोट होता है, स्मॉल एम। क्या होता है, स्मॉल एम। अब अगर यहां पे पूछा जाए जो केबी है ये क्या है, जो केबी है ये क्या है, उन्नयन स्थिरांक। क्या है ये, उन्नयन स्थिरांक। जो केबी हमारा है ये क्या है, एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। केबी मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, स्थिरांक है। अगर हम इसका फॉर्मूला थोड़ा जनरेट करें, मान लो हमको मोलरता नहीं पता है, मोलरता हमको नहीं पता है, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, पिछले वीडियो में देखा होगा मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया था कि n अपॉन W, कैपिटल W रहेगा, n अपॉन W किसमें, केजी में। अगर नहीं दिया है केजी तो n अपॉन W ग्राम, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1000। क्या हो जाएगा, 1000। और ये भी बताया था जो n का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नॉट। ये भी बताया था, याद होगा। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ये तो याद होगा ना, ये हमने बताया था। उठा के वैल्यू अगर हम इसमें रख दे हमें जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू ये रखेंगे तो n अपॉन W किसमें हो जाएगा, केजी में। क्या हो जाएगा, W केजी। मान लो हमको n भी नहीं पता है, n भी हमको नहीं पता है, तो इन सब की वैल्यू रख दो और हमको W ग्राम में रख देना है। तो क्या हो जाएगा, केबी इंटू स्मॉल w, n के पहले रखेंगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m नॉट। हो गया ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया, w और क्या हो जाएगा ग्राम, मल्टीप्लाई क्या कर देना है 1000। क्या हो जाएगा 1000। ये हो गया। तो जो हमारा रियल फॉर्मूला निकल के आया है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू m नॉट।
ये हमारा है क्वथनांक के उन्नयन का फॉर्मूला। और एक बात याद रखना, इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुमसे ज्यादातर बोलेगा क्या निकालना है, अणुभार। क्या बोलेगा, अणुभार। कि हमने किसी द्रव, किसी भी मतलब किसी भी कुछ भी ले लिया हमने, कोई मान लो एक एग्जांपल जैसे बोले कि कोई हमारे पास अवाष्पशील पदार्थ है, हमने किसी विलयन में मिलाया, मिलाने बाद उसका टेम्परेचर इतना हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया, इतना डेल्टा टी हमको दे दिया। अब बोलेगा कि उस अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है। तो अणुभार के लिए तुम फॉर्मूला या तो शॉर्टकट पहले ही बना लो कि m नॉट यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा m नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, m नॉट इज इक्वल टू kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू डेल्टा टीबी। ये याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात ये भी याद रखना है कि स्टार पॉइंट में चाहे वो लिख लो कि कभी भी तुमको अगर टेम्परेचर क्वथनांक के उन्नयन में कभी भी टेम्परेचर तुम्हारा जो है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ कि हमने नमक को पानी में मिलाया या फिर हमने किसी भी चीज को लिक्विड मतलब विलियन बनाने के बाद उसका टेम्परेचर 100.31 हो गया, 31 हो गया, 100.31 डिग्री सेल्सियस हो गया, डेल्टा टी हमको 100.31 दे दिया। तो जब भी तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, ये किसके लिए बोल रहे हैं बात, क्वथनांक उन्नयन के लिए। किसके लिए बोल रहे हैं, क्वथनांक उन्नयन के लिए। तो जब भी तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो तुम तुरंत क्या करोगे, जो तुम्हारा डेल्टा टी होगा, टीबी होगा, उसमें 100 माइनस जो तुम्हारा उसमें मतलब जो तुमको टेम्परेचर दिया होगा जो 100 से क्या होगा ज्यादा, उसमें 100 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सबसे पहले तुम्हारा काम ये होना चाहिए, न्यूमेरिकल लगाते टाइम तुम्हें पहले देख लेना टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। टेम्परेचर दिया हुआ है, देने के बाद अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दिया हुआ है तो तुरंत उसमें तुम क्या कर दोगे, 100 माइनस कर दोगे। समझ में आया? तुम्हें सबसे पहले उसमें 100 को माइनस करना है, उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वथनांक का क्या लिखे थे, डेल्टा टी इक्वल टू विलयन माइनस विलायक का ताप का डिफरेंस होगा तो क्वथनांक उन्नयन होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमने दोबारा पढ़ा कि क्वथनांक उन्नयन जो होता है मोलरता क्या होता है, मोलरता के समानुपाती होता है। जब मोलरता के समानुपाती होता है तो हमने लिख दिया डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू केवी इंटू एम। केवी क्या हो गया, मोलर स्थिरांक हो गया, वो उन्नयन स्थिरांक हो गया। ठीक है, एक कांस्टेंट हो गया। फिर मोलरता फॉर्मूला को पता है n/W kg, W ग्राम में है तो n/W इंटू 1000 और n की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल w अपॉन m नॉट, यही होती है। उठा कर हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, हमें फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू m नॉट। ठीक, हमें ज्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछता है, हमसे m नॉट पूछता है, हमने पहले निकाल रख दिया फॉर्मूला, झंझटी छोड़ो, रखो तुरंत फॉर्मूला आंसर। ठीक है, तो क्या रख दिया हमने, केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 इंटू कैपिटल इंटू डेल्टा टीवी। इतना समझ में आया? अभी कहीं डाउट, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स खाली भर दो उसको, जो भी तुमको डाउट हो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल कुछ भी सब कराएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्वथनांक उन्नयन, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं हिमांक के अवनमन में। तो हमने किसकी बात कर ली, क्वथनांक के उन्नयन की। तो हमारा क्वथनांक उन्नयन क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो सबसे पहले बात होगी हिमांक क्या होता है। तो हिमांक अगर हम तुमसे बोले तो हिमांक क्या होता है, किसी द्रव का हिमांक, कोई लिक्विड है उसका हिमांक, वह ताप है, मतलब ऐसा टेम्परेचर है कि उस लिक्विड के जो उस द्रव है, द्रव के ठोस अवस्था के। ठीक है, समझो बात को, तुम्हें लैंग्वेज अभी हमको लगता है पढ़ने नहीं पड़ी। ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, इसका वह ताप जिस पर इस द्रव का जो वाष्प दाब है, इस द्रव का जो वाष्प दाब है इसी के ठोस के वाष्प दाब के बराबर होना हो जाए। ठीक है, मतलब कि हम बोले अगर सिंपल भाषा में एक हिमांक क्या है, तो हिमांक किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, मान लो हम द्रव ले, द्रव को हम मतलब कि हिमांक पर रख दे, मतलब फ्रिज पे लगा दे, तो उसका जो वाष्प दाब होगा जो लिक्विड का है, लिक्विड जो वाष्प दाब है वही उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर होता है, और यही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड कम होती रहती है। अगर तुमसे बोल रहा है हिमांक कैसे,
कैसे तुम बता सकते हो हिमांक जो में है, हम किसी द्रव को गर्म कर मतलब कि ठंडा करेंगे तो जम जाएगा। जमने का प्रोसेस क्या है कि हमने ये लिक्विड लिया, लिक्विड के जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्या करते हैं, मोशन करते हैं। वो इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठ पाते। ठीक है, ये होगा उनका चक्कर काटना। अब अगर हम तुमसे बोले कि जो हिमांक और क्वथनांक में क्या अंतर है, तो हिमांक और क्वथनांक का अंतर ये है कि अगर क्वथनांक अगर किसी को हम हीट करेंगे, हीट मतलब किसी को उष्मा देंगे, तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो तुम्हारे हाथ में अगर हम गरम गरम चम्मच रख दे और किसी कोई भी चीज गरम गरम तुम्हारे रख दे, रखने के बाद क्या तुम ऐसे देखोगे उसको, नहीं देखो, तुरंत मोशन हो गया ना। तो जो हीट होती है वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और जो हिमांक होता है, जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज होता है, फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देती है। कभी तुम फ्रीजर खोलो, हाथ रखो, हाथ चिपक जाता है, तो चिपकाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो मान लो ये लिक्विड है हमारा, इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहे हैं, अभी फ्री है, हमने इसको फ्रीज में लगा दिया। कहाँ लगा दिया, फ्रीज में। क्या लगा दिया, फ्रीज में। ठीक है, जब फ्रीज में लगा दिया तो इनकी जो स्पीड है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और एक टाइम पे क्या होंगी, एक जगह खड़े हो जाएंगे। वाइब्रेटरी मोशन मतलब कि अपनी जगह पे ऐसे से हिल सकते हैं पर इधर उधर नहीं जा सकते। और वहीं पे क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। तो हिमांक में वही बोल रहा है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाता हो, यही उसका क्या कहलाता है, वाष्प हिमांक कहलाता है। अब तुमसे बोला हिमांक का अनुमान क्या होगा, हिमांक का अनुमान क्या होगा, हिमांक का अनुमान होगा ये कि अगर हम किसी विलयन में, किसी भी विलायक में हम कोई विलय डाल दें, किसी विलायक में क्या डाल दें, विलय डाल दें, मतलब कि हमारा जो ये टेम्परेचर है ये हमारा विलायक है। ठीक है, हमने इसमें कुछ ऐसा मिला दिया, इसका टेम्परेचर और डाउन हो गया, इसका टेम्परेचर क्या हो गया, और डाउन हो गया। हमने क्या किया, टी विलायक लिया था, ठीक है, और हमने इसमें कुछ ऐसा मिला दिया इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। मतलब जो विलयन मिला है हमको, विलायक में मिलाने में जो हमें विलयन मिला है उसका ताप जो है विलायक के ताप से क्या है, कम है। उसका जो ताप विलायक के ताप से क्या है, कम है। तुम कभी भी पानी में सॉरी, तुम कभी भी वाटर में अगर तुम जो है ग्लूकोन डी मिलाओगे तो वाटर तुमको हल्का ठंडा लगेगा। मतलब कि जो उसके अंदर की हीटनेस थी वो क्या हो गई, जो टेम्परेचर तक थोड़ा क्या हो गया, डाउन हो गया। बहुत कम डाउन होता है, 0.5 ऐसे कुछ डिग्री सेल्सियस जाता है। तो जब डाउन हो गया तो जो हमारा सोल्यूशन मिला है उसका टेम्परेचर कम है ना, पहले ज्यादा तब क्या है, कम है। तो जो विलयन मिला वो हमारा क्या है, टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो बना है क्वेश्चन, ये जो होगा ये क्या होगा हमारा डेल्टा टी। और अब की क्या बार क्या लिखेंगे, एफ। क्या लिखेंगे, टी एफ। क्या लिखेंगे, टी एफ। क्वथनांक का हिमांक का औनमन। औनमन मतलब होता है डाउन होना। अभी तुम लोग हाई स्कूल में पढ़े होगे उन्नयन कोण, औनमन कोण, यही है ना। उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर देखना। औनमन कोण क्या होता है, नीचे देखना। इसमें भी सेम काम यही होगा। उन्नयन मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। औनमन मतलब क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा, यही होगा। तो बोल रहा है कि किसी विलायक में कुछ ऐसा मिला दे कि विलयन बन जाए, और विलयन बन जाए तो उसका ताप जो है कम हो जाए। जब ताप कम हो जाएगा तो उसका डिफरेंस जो निकलेगा वही हमारा क्या होगा, हिमांक का औनमन होगा। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। इसके बाद पूरा जो पहले पढ़े हो हिमांक क्वथनांक उन्नयन में सेम टू सेम पूरा वही है। इसमें भी ये होता है कि जो डेल्टा हमारा टीएफ होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के। किसके, मोललता के। ठीक है, अब यहां पर जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ आएगा। क्या आएगा, केएफ आएगा। मोलल औनमन स्थिरांक, मोलल औनमन स्थिरांक, ये क्या हो जाएगा, औनमन स्थिरांक हो जाएगा। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन W kg। मान लो W kg ने ग्राम में दिया हो तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू N अपॉन W, कैपिटल W लिखना है हमको, कैपिटल W ग्राम, मल्टीप्लाई क्या कर देना है 1000। हमको N भी नहीं पता है, हमने अभी पीछे इससे पहले वाले में बताया है कि जो N का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। उठा के वैल्यू रख दो यहाँ पर। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू कैपिटल W इंटू 1000। इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिख दें, सजा के लिख दें, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m नॉट, स्मॉल m नॉट इंटू कैपिटल W
ये हमारा किसका फॉर्मूला है, हिमांक के औनमन का। किसका है, हिमांक के औनमन का। समझ आए, बस इतना था हम तुम्हारा जो है हिमांक का औनमन। अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स लगाओ, उसमें भी ज्यादातर, इसमें भी क्वेश्चन ज्यादातर ये होता है कि एम नॉट ही पूछता है। हाँ, जैसे उसमें था कि क्वथनांक में अगर 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसमें 100 माइनस करते हैं। इस तरह इसमें भी एक कंडीशन है कि जब तुम्हें दो टेम्परेचर दिए हो, कितने टेम्परेचर दिए हो, दो टेम्परेचर दिए हो, तो तुम्हें बड़े वाले टेम्परेचर से छोटे वाले टेम्परेचर को क्या कर देना है, खल्लास। क्या कर देना है, खल्लास। बोलो फिर से, खल्लास। ठीक है, मतलब कि जब हमें दो टेम्परेचर दे दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा टेम्परेचर होगा उसको छोटे वाले जो छोटा टेम्परेचर होगा उसको बड़े वाले टेम्परेचर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, डेल्टा टीएफ। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं परासरण। तो परासरण दाब, तो इससे पहले जाने परासरण क्या होता है। परासरण जानने से पहले हम ये जान लें कि विसरण क्या होता है। विसरण परासरण सब भाई भाई है। अब हम जानते हैं परासरण क्या होता है। परासरण से पहले क्या होता है, विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण बाद आएगा क्या, परासरण। इसके बाद क्या आएगा, परासरण दाब। अब तुमसे कहा जाए विसरण क्या है, डिफ्यूजन पढ़े होगे 9th क्लास में ही था। तो विसरण क्या होता है कि किसी भी विलयन में हमने विलय डाला, किसी विलयन में हमने विलय डाला, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो किसी विलयन में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह, या फिर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम कलर को पानी में डालेंगे तो कलर की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, पानी की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो जो कलर होगा वो धीरे धीरे फैलेगा ना पूरे पानी में। गुस्सा होकर बैठे रहे, नहीं मैं नहीं पी लूंगा, ऐसे तो बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होगा। और हमें अगर उसको हम डाल के उसको हम जल्दी कर देंगे, घुल जाएगा। उसको डाल के हम छोड़ दे फिर भी वो काम होता रहेगा, विसरण होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विसरण। विसरण में, विसरण होने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, बस हमें किसकी जरूरत होती है, सांद्रता हमें एक चाहिए। तो विसरण में सिंपल तुमसे कोई बोलते व्हाट इज विसरण, व्हाट इज डिफ्यूजन, या भी तुमसे बोल दे विसरण क्या है। बेटा किस क्लास में हो, 12th में हो, विलयन चैप्टर पढ़े होगे। हाँ हाँ अंकल जी पढ़े। जब पढ़े हो तो मुझे एक टॉपिक बताओ। अंकल जी पूछो, आता है, मैंने सब पढ़ा है। अच्छा चलो, अच्छा बेटा तुम मुझे बताओ कि विसरण क्या है। अंकल जी मैंने ये तो नहीं पढ़ा, परासरण पढ़ा था, उसको मैं बता सकता हूँ। नहीं बेटा मुझे विसरण चाहिए। तो अंकल जी मैं अंकल जी मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। अब बस गए, विसरण कहाँ, विसरण तो नहीं पढ़ाए थे। ये याद रखो हर एक चीज, ठीक है। तो विसरण क्या होता है, सिंपल से पूछे, अंकल जी पूछे विसरण क्या है, अरे अंकल ऐसी बात कर दी आप, विसरण पूछ लिए हमसे। इतना छोटा टॉपिक, मतलब हमको इतना गिरा समझ लिए, हमको विसरण नहीं आता। 9th क्लास में पढ़ा था मैंने। ऐसे जब बोलोगे अंकल जी लगता है आता है, बस विसरण क्या होता है बोल दो अंकल जी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। नहीं आया, आया कि नहीं आया, मतलब कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब अणु अपने आप जाएंगे तो यही जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। ठीक है, अब यही बात करते हैं परासरण के लिए। परासरण क्या होगा, परासरण में भी होगा यही, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से नहीं, इसमें अपोजिट होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। बस इसमें क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक मीडियम चाहिए हमको, कैसा, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, मतलब कि इसको होने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, पर इसको होने के लिए अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होना जरूरी है। तो परासरण होने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली होना जरूरी। तो तुमसे जो बोलेंगे डिफिनीशन बताओ, तो तुम सिंपल से ये बोलोगे कि किसी विलयन में निम्न सांद्रता से, मतलब कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से
स्वतः प्रवाह, अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। या फिर तुम ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, मतलब कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। समझ में आया? दो डिफिनेशन बन सकती है। पहला है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, और किसकी वजह से, मतलब किसके थ्रू? अर्धपारगम झिल्ली के, अर्धपारगम झिल्ली से तो परासरण होगा। अर्धपारगम झिल्ली हटा दो और थोड़ा अपोजिट कर दो, विसरण हो गया। अब देखो एग्जांपल समझो, अगर हम किशमिश ले लें, किशमिश के अंदर कुछ ना कुछ रस होगा ही होगा, ठीक है। अगर किशमिश ले ले, किशमिश हम पानी में डाल दें, पानी में डाल दें, तो अब मुझे ये बताओ जो किशमिश होगा, किशमिश होगा उसके अंदर जो रस होगा उसकी सांद्रता ज्यादा होगी कि जल की सांद्रता ज्यादा होगी? किसकी सांद्रता ज्यादा होगी? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी करो, मैं भी देख लूंगा, ठीक है। तो किशमिश और जल में किसकी सांद्रता ज्यादा होगी? किशमिश की ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें रस ज्यादा, थोड़ा सा रस होगा पर वो गाढ़ा होगा, सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसमें क्या होगा? सांद्रता कम होगी। तो जब तुम किशमिश को पानी में डालोगे तो सुबह क्या देखोगे कि किशमिश का रस निकल के जल में आ गया? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या होगा? जल जो है किशमिश के अंदर चला जाएगा, जल जो है किशमिश के अंदर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो जल था उसकी सांद्रता कम थी, किशमिश था उसकी सांद्रता क्या थी? ज्यादा थी, और अपने आप अंदर गया। हमने रात भर उसको अंदर नहीं किया, बेटा अंदर जाओ, नहीं, अपने आप अंदर गया। तो क्या हो गया? परासरण हो गया। अब कहो कि इसमें सर जी अर्धपारगम झिल्ली कहाँ है? तो यही तो तुम्हें समझना है, अभी समझाते हैं कहाँ पे है। अब अगर हम अंगूर ले ले, अंगूर के अंदर कुछ ना कुछ रस होगा ना। हमने अंगूर लिया जिसमें बहुत मीठा रस है, बहुत ज्यादा, ठीक है। हमने रस ले लिया, उसको हमने डाल दिया चाशनी में। किसमें डाल दिया? चाशनी में। अब ये बताओ चाशनी और अंगूर के रस में किसकी सांद्रता ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? चाशनी की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? चाशनी ज्यादा है। जब तुम शाम को अंगूर को चाशनी में डाल दोगे, सुबह तुम क्या देखोगे कि अंगूर का रस तो गायब हो गया। कभी जादू हो गया? जादू नहीं हो गया। क्या हो गया? परासरण हो गया। क्या हो गया? परासरण हो गया। तो परासरण में क्या होगा कि हमने देखा किशमिश डाला पानी अंदर गया, अंगूर को डाला पानी बाहर गया। हम तो इसका मतलब ये हो गया कि तन विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह हो रहा है। अब अर्धपारगम झिल्ली कहाँ है? तो तुम्हें पता चल गया कि किशमिश की जो लेयर होती वो किसका काम करती? अर्धपारगम झिल्ली के। जो अंगूर की लेयर है वो भी किसका काम कर रही है? अर्धपारगम झिल्ली की। अगर हम बात करें बकरे की जो अमाशय होती है वो भी किसका काम करती है? अर्धपारगम झिल्ली की। तो अर्धपारगम झिल्ली में क्या होगा कि तन विलयन के अणु सांद्र विलयन की तरफ जा सकते हैं, तन विलयन के अणु सांद्र विलयन की तरफ जा सकते हैं, पर सांद्र वाले तनु में नहीं आ सकते। मतलब समझे? अगर हम एक तरह से बोलना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं जो हम लोग की स्किन है ये भी एक अर्धपारगम झिल्ली जैसी है। मतलब अंदर का पानी बाहर आ जाता है, पसीना बाहर आ जाता है, पर बाहर पानी अंदर नहीं जाता है ना। तो ये भी एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह हम लोग बोल सकते हैं, है नहीं कि अभी लिखना ही देना एग्जांपल में कि हम लोग की शरीर की जो चमड़ी है वो ऐसा नहीं बोल देना, मान सकते हैं लोग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। पर जो किशमिश और अंगूर है इनकी जो बाहरी झिल्ली है ये कैसी है? अर्धपारगम झिल्ली है। और जो कौन सी है? प्राकृतिक, बनाई नहीं है। जो बनाई गई है वो क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड, जो यूज करोगे तुम लोग भी आगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया परासरण। जब परासरण हो गया, विसरण हो गया, तब अब हम कहेंगे परासरण दाब क्या है। तो हम बोल सकते हैं परासरण दाब कि किसी विलयन में लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब, जो वर्ड बोल रहे हैं उसको लिखते जाओ, नहीं तो रोक के लिख लेना, पहले समझ लो, ठीक है। किसी विलयन में लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब जिस पर विलयन की परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाती है। समझे? मतलब कि हम किसी विलयन पे ऐसा दाब लगा दे जहां परासरण बंद हो जाए, तो वही हमारा जो दाब होगा क्या कहलाएगा?
परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परासरण दाब। तो सिंपल डेफिनेशन बना लो, किसी विलयन पे लगाया गया अतिरिक्त बाह्य बल जिस पर परासरण क्रिया रुक जाती है, परासरण होना बंद हो जाता है, वही क्या कहलाता है? हमारा परासरण दाब कहलाता है। अगर हम तुमसे बोले कि हमने ये एक बर्तन लिया, 1 मिनट, बर्तन नीचे छेद हो गया, ठीक है, हमने ये क्या ले लिया? बर्तन ले लिया। बर्तन हमने लिक्विड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है हमने? लिक्विड। 1 मिनट, लिक्विड भर दें हम पहले। पानी किस कलर का होता है? कैसा जानते हो तुम लोग? नीला होता है। समुद्र कैसा दिखता है? नीला होता है। तो हमने नीला नीला पानी भी ले लिया। लेने के बाद हमने इसमें और क्या कर दिया? 4-5 किशमिश डाल दी। किशमिश किस कलर की होती है हमको नहीं पता, हमने ऐसे बना ली किशमिश को। ये हमारे जो रेड है, ये हमारे क्या है? किशमिश है। हमने कितनी डाली हुई है? 3, 1 4 और एक ये 5 और एक ये 6 मतलब 6 लोगों को शेयर करो, एक किशमिश दे दो सबको, ठीक है, सबके नाम की किशमिश है। अब हमने क्या किया? हमने एक ले लिया पिस्टन। क्या ले लिया? पिस्टन, जो लगाएगा इसके ऊपर क्या? दाब। क्या लगाएगा? दाब, क्योंकि हमें निकालना है परासरण दाब। तो हमने एक यहाँ पे ले लिया पिस्टन। क्या ले लिया? पिस्टन। और इसको हमने यहाँ पे कर लिया एकदम अच्छे से ड्रॉ कर लिया, और हमने इस पिस्टन को पकड़ के रखा हुआ है, ये हैंडल बना दिया और यहाँ बना दिया दाबने वाला, ऐसे करके दाबना है, ठीक है। तो हमने जब ये लगा दिया, तो अगर अब इसको हमने जब रख दिया, अभी हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हमने मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, बाह्य बल कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? परासरण होगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है किसमिस के अंदर जाएंगे, इनके नेचर है जाना, ये जा रहे हैं। अब हम क्या करें कि हम प्रेशर लगा दें। क्या लगा दें? प्रेशर लगा दें, दाब लगा दें। दाब लगाने पर जहां तक दाब लग पाए लगा दें, जितना इसकी एयर है सब बाहर निकल दे, एकदम खचाखच जाम कर दें। जब इसको हम दाब लगा देंगे, दाब लगाने के बाद ये मान लो कि ऐसे हो गया। कैसे हो गया? यहां तक दाब लग गया, ठीक है, यहां तक दाब लग गया, और इसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम पास आ गए। क्या आ गए? एकदम पास आ गए, एकदम पास। लो, बहुत ज्यादा पास, थोड़ा जल्दी से, ये आ गए एकदम पास, क्योंकि अब जगह नहीं बची। प्रेशर इतना लगा दिया कि अंदर जगह नहीं बची। अब जगह नहीं बची, किसमें समझ लो, किसमें फंसे पड़े बेचारे, 1 2 3 4 5 6 किसमें। तो अब हमने जब प्रेशर लगा दिया अंदर, सब प्रेशर लगा के जब जगह खत्म कर दी, उसके अंदर जगह बची नहीं है, एयर बची नहीं है, मतलब कि स्पेस जो उसके अंदर बचा नहीं हुआ है, तो क्या तुम चाह सकते हो, मतलब बता सकते हो कि अब ये क्या लिक्विड उस किशमिश के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अब हम ऐसे फंस गए, यहाँ पर एकदम फंस गए हैं। अब फंसने के बाद हमारे बगल में भी एक लोग खड़े, इधर भी एक लोग खड़े, इधर भी खड़े, पीछे भी खड़े, और हमसे बोले जाओ आगे चले जाओ, और हम एकदम दबा के रखे हुए, हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अभी हम फ्री होते तो आराम से जाते, टहलते आराम से पुष्पा बन के, पर अब क्या है, अभी यहाँ पे थे, अब इसके बाद क्या हो गया? अब जब प्रेशर लग गया तो एकदम स्ट्रेट हो गए, बेटा अब हम जा नहीं सकते, हम यहीं पे हैं, अब जो काम करना हो कर लो, हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास क्या लग गया है? प्रेशर लग गया है, और वही प्रेशर क्या है हमारा? परासरण दाब। क्या है हमारा? परासरण दाब। तो किसी विलयन पर अतिरिक्त लगाया गया बाह्य दाब जहां पर परासरण रुक जाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब आप परासरण दाब का अगर फॉर्मूला लिखिए, तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है? परासरण दाब का फॉर्मूला होता है PV = nRT। क्या होता है? PV = nRT। V इधर मल्टीप्लाई, कहाँ डिवाइड में, तो P = फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P = फॉर्मूला बन जाएगा nRT/V। क्या हो जाएगा? nRT/V, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, V क्या है? वॉल्यूम है, मतलब आयतन है, R क्या है? गैस स्थिरांक है 0.08381, ठीक है, वैल्यू, T क्या है? ताप है। ये बात याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, विलियन चैप्टर में टेम्परेचर जो दिया उनसे किसी मतलब कोई भी डिग्री से मतलब नहीं है, कि केल्विन में है, केल्विन में है कि डिग्री सेल्सियस में, कि फॉरेन, हमारा कोई मतलब नहीं है। पर जब हम परासरण की बात करेंगे, परासरण दाब की बात करेंगे, तो जो हमारा टेम्परेचर है हमेशा किसमें होना चाहिए? केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारा ताप केल्विन में ही होना चाहिए, इसके अलावा हमें किसी में भी नहीं चाहिए। समझे मुन्ना? समझ गए कि नहीं? बस इतना था हमारा परासरण दाब तक, ठीक है। तो इसमें से जो नोट कर रहा हो नोट कर लो, अभी आगे भी है, थोड़े से करा लें चैप्टर, इसमें तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। तो नोट करो, मिलते हैं भी। इसको इरेज करना पड़ेगा ना इसके लिए,
तुम नोट कर लो, तब तक हम इसको फिर इरेज कर देंगे। चलो बच्चों नोट कर लिए? नोट क्या किए होगे तो समझ नहीं आया होगा ना, नोट कर लेना, पर नोट्स बना लेना अच्छे से, इसको देख के दोबारा रिपीट कर लेना एक बार, या तो तुम 2-3 बार देख ही लेना, आराम से तुमको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पीवी बराबर एनआरटी आया कहाँ से। हमने तो इसे बता दिया था आया कहाँ से। तो परासरण दाब के दो नियम है, एक है बॉयल-वान-टॉप का नियम, दूसरा है चार्ल्स-वान-टॉप का नियम। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है बॉयल वान टॉप नियम, और दूसरा है चार्ल्स वान, राइटिंग पर मत जाना बेटवा क्योंकि राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है। अब ये दोनों लोग मिलके इस फॉर्मूले का निर्माण किए। ठीक है, अगर हम तुमसे बोलें कि बॉयल-वान-टॉप का नियम क्या है, बॉयल-वान-टॉप का नियम क्या है, या फिर चार्ल्स-वान-टॉप का नियम क्या है, तो इनकी ट्रिक भी याद कर लो, तुमको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। देखो किसी विलयन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ताप, दूसरा होता है सांद्रता। क्या होता है? ताप और सांद्रता। अब इन दोनों नियम में एक ही चीज कॉमन है कि कॉमन क्या है, एक सिंपल सी लाइन फिक्स है कि स्थिर ताप पर सांद्रता के समानुपाती होता है परासरण दाब। परासरण दाब मेन है हमारा, इसमें जो मेन है हमारा क्या है, परासरण दाब है। क्या है? परासरण दाब। अब ये दो चीजें हैं, ये ऐसे। तो अब जब हम इधर आएंगे तो ताप पे आ गए, तो परासरण दाब किसी विलयन के स्थिर सांद्रता पर, किसी विलयन की स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। हो गया। इसी प्रकार स्थिर किसी विलयन में किसी विलयन में स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। दो ही नियम है ऐसे, सिंपल से। देखो इसमें क्या होगा, इधर आएंगे तो सांद्रता समानुपाती, ताप के समानुपाती, सांद्रता स्थिर हो जाएगी तो इसके समानुपाती हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो इसके समानुपाती हो जाएगा। तो कैसे? देखो अगर हम बॉयल की बात करें तो बॉयल बोलना चाहते हैं, बॉयल क्या बोलना चाहते हैं, बॉयल ब्लूटूथ नहीं, सिंपल है, तुम चार्ल्स से याद करो। चार्ल्स अगर स्पेलिंग होना सी बन रहा है, सी मतलब इसमें हो गया सांद्रता, सी मतलब क्या होगा, इसमें सांद्रता समानुपाती रहेगी, तो इसमें क्या समानुपाती रहेगा, ताप। तो इसमें लिख दोगे स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, ताप स्थिर है, परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। हो गया। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। अब आ जाओ चार्ल्स में, चार्ल्स आ गए। चार्ल्स का काम क्या है, चार्ल्स में सी मतलब सांद्रता समानुपाती, सांद्रता क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, तो इसमें लिखोगे स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता। सिंपल से पूरी लाइनें वही है, बस स्थिर सांद्रता और स्थिर ताप, समानुपाती में एक में ताप एक में सांद्रता, ये हो गया। अगर इनके हम इक्वेशन बनाए, देखो इक्वेशन बनाते इधर, स्थिर ताप पर ताप कांस्टेंट, परासरण दाब P समानुपाती होता है किसके, सांद्रता C के। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसमें लिख दोगे स्थिर ताप। ठीक है, इसका बनाना चाहे तो P प्रोपोर्शनल T, इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। इसको बोलते हैं, इसको कहेंगे हम लोग क्या, स्थिर सांद्रता। दो चीजें हो गई। अब देखो जब दो चीजें हो गई, अब हम इसको मिला के बनाते हैं बॉयल-चार्ल्स-वान-टॉप नियम, बॉयल-चार्ल्स-वान-टॉप नियम, दोनों नियम मिला के। अब देखो दोनों जो है परासरण दाब के समानुपाती है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो P प्रोपोर्शनल C T लिख सकते हैं,
सीटी लिख सकते हैं ना, जब P प्रोपोर्शनल CT हो जाएगा तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो P इक्वल टू C की जगह, देखो जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो दो नियतांक आएंगे, किसी किसी बुक में R होता है और किसी किसी बुक में S होता है, ठीक है, कहीं कहीं R कहीं कहीं S, दोनों वही है। तो P बराबर RCT, ये एक फॉर्मूला ये हमारा हो गया, ठीक है। अब तुमको पता होगा सांद्रता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C वर्ग क्या होता है N/V, क्या होता है N/V, उठा के यहाँ रख दो, तो जब इसमें रखोगे तो P इक्वल टू RN/V इंटू क्या हो जाएगा T, ये V डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो जाएगा PV इक्वल टू NRT, ये हमने फॉर्मूला भी तुमको बताया था। कहीं कहीं जो होता है PV इक्वल टू NST, कहीं कहीं R की जगह क्या होता है S होता है, R और S दोनों क्या है, गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है 0.0821, ये वैल्यू होती है, ठीक है। ताप हमेशा इसमें केल्विन में होगा, एकदम सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी, आ गई। इसके बाद अब एक टॉपिक बचा था वान हाफ गुणक, वान हाफ गुणक, आई फैक्टर, ठीक, इसको डिनोट करते स्मॉल आइस, किससे डिनोट करते, स्मॉल आइस। इसमें क्या होता है, जब भी विलायक में हम विलय मिलाते हैं, जब भी विलायक में हम क्या करते हैं, विलय मिलाते हैं, तो विलय के अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, उस विलयन में जो विलायक होगा उसकी अणु संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लो कि अगर हमने किसी विलायक में विलय मिला दिया तो उस टोटल जो अणुओं की संख्या होगी पहले से बढ़ जाएगी ना, जब बढ़ जाएगी, बढ़ गई, मान लो बढ़ गई, ठीक है। इसके बाद अब उसी में ऐसा कोई विलायक मिला दे उससे उसकी अणु संख्या क्या हो जाए, घट जाए। जब ये दो कंडीशन होती है, जब ये दोनों कंडीशन हो जाती हैं, तब क्या होता है, तब इन दोनों के नियम फेल हो जाते हैं, वहां पे इन दोनों के नियम नहीं लग पाते। क्यों, मान लो हमने मिलाया, अणु संख्या बढ़ गई, ठीक है, फिर किसी चीज मिला दे अणु संख्या घट गई, तो इसके लिए यूज किया गया वान हाफ गुणक, आई बराबर। तो आई बराबर जो फॉर्मूला होता है, आई बराबर फॉर्मूला कहाँ लिख दिया जाए, आई बराबर फॉर्मूला जो होता है अगर इसकी डिफिनेशन तुमसे बोली जाएगी तो फॉर्मूले बना दो, विलायक अणुओं की संख्या बटे विलेय अणुओं की संख्या। तुम ऐसे बोल सकते हैं विलायक अणु संख्या तथा विलेय अणु संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, वान हाफ गुणक कहलाता है। अब इसमें दो चीजें होंगी, या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी, विक्षेपित होंगी, तो इसमें लोग लिख दोगे कि विलायक के विक्षेपित अणु संख्या बटे विलायक के विलेय के अणु संख्या, ठीक है। तो दो ही चीजें हैं, वान हाफ गुणक मतलब हो गया कि हम किसी विलयन में विलय को मिला रहे हैं, किसी विलायक में विलय को मिला रहे हैं, अणु संख्या बढ़ रही है, हमने कुछ ऐसा मिला दिया अणु संख्या घट जाएगी, तो इसकी कंडीशन जब हम इसके पता करेंगे, इसके बारे में जानना होगा, अगर हमें निकालना होगा तो हम यूज करेंगे वान हाफ गुणक, क्योंकि इन दोनों नियम से उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। आई बराबर होता है विलायक अणुओं की संख्या बटे विलेय अणुओं की संख्या। सिंपल से ही हो गया वान हाफ गुणक, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम छोटा सा, ठीक है। अब जान लो तुम्हारा यहाँ से विलियन चैप्टर हो गया है कंप्लीट, क्या हो गया है, कंप्लीट। तो अब तैयारी करो, इनको जो बताया है इनको एक दो बार पढ़ लो, रिपीट कर लो, एक दो बार वीडियो देख लो, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। याद होने बाद अभी बहुत सारे चैप्टर हैं, अब तुम्हें इसके बाद वाला चैप्टर मिलेगा, फिर इसके बाद वाला, सब मिलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का, तैयारी करने का, एकदम रिजल्ट आना चाहिए 95+ का, जो टारगेट हो टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो भी पढ़ लें, ऐसा ना हो कि वो तुम पढ़ रहे हो वो ना पढ़ रहे, उनके साथ शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल तो मैंने कराई नहीं, कराएंगे अभी एक बार, तो ये सब कराने के लिए मतलब कि तुम जो सोच रहे हो सब कुछ होगा, न्यूमेरिकल्स भी होगा, अनसॉल्व भी लगेगी, पूरा रिवीजन भी होगा। बस तुम्हें कोई डाउट हो जो आज चैप्टर पढ़ाए विलियन से, तो उसको तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो, और जो भी रिक्वायरमेंट हो तुम डालते रहो, मैं करता रहूँगा। और शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखो, उसमें एक एक क्वेश्चन रहता है पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको जरूर देखो, उनको नोट कर लो, चाहे नोट्स बना नहीं तो उनको देख लो, आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और टाइम कम है, इससे जितना इंपॉर्टेंट उनको मिल पाए उतना तुम जो है अपने पास याद कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना।